हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। बेटा आज हम डी ब्लॉक कवर करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, पूरा एनसीईआरटी अपन अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलो, वेलकम है सभी लोगों का डी ब्लॉक के लेक्चर में। कहानी यहां से शुरू होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको पता है पहले से ही, फिलिंग तो आपको करनी आती ना, बस मैं बता देता हूं एक्सेप्शन कहां कहां पर है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1 डी से डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से 10 होंगे, है ना, और ns में इलेक्ट्रॉन 1 से 2 होंगे। ओके, और यहां पर मैंने जो यहां पूरी टेबल बना रखी है, ये कौन सी है? ये 3D सीरीज बोलते हैं बेटा। स्कैंडियम से Zn तक क्या बोलते हैं? 3D सीरीज, ठीक है। इट्रियम से कैडमियम तक क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। और लेंथेनम से Hg तक क्या बोलते हैं? 5D सीरीज। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है एटॉमिक नंबर, ठीक। तो अब मैं यहां एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं। स्कैंडियम का बेटा Z होता है 21, Z लिखा है 21, इसका 22। आगे बढ़ते जाओ, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। और Zn जो होता है ना, Zn वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता, ध्यान रखना। Zn हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते। क्यों? यहां पर डी फुली फिल्ड है। ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा किसे बोलते हैं? जिसमें डी क्या होगा? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, फुली फिल्ड नहीं होगा। डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फुली फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो Zn, कैडमियम और मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखना। अब तुम्हें किसका लिखना है? इट्रियम का लिखना है। इसमें 18 ऐड कर दो ना, इससे तुम्हें यहां आना 18 ऐड कर दो। इसमें 18 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48, ऐसा होगा। अब ध्यान देना जरा, है ना। 39 में 18 ऐड करो, ठीक है। 39 में 18 ऐड करो तो 57 इसका आएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनना, 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, वो लेंथेनाइड फैमिली आपकी होती है। उसको एफ ब्लॉक की पहली सीरीज बोलते हैं, है ना। तो 57 से 71 तक वो होता है। फिर यहां क्या आ जाता है? 72, 73, 74, 75, 6, 7, 8, 79 और 80, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। फिलिंग आपको कैसे करना देखो जरा। एक्सेप्शन कहां कहां पर है उसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन आपके कहां कहां पर हैं बेटा? 3D सीरीज में क्रोमियम होता है और कॉपर होता है। क्रोमियम और कॉपर, ये दो एक्सेप्शन इसमें होते हैं। देखो जरा, आपने 4s2 भरा, 3d1 भरा, 4s2, 3d2, 4s2, 3d3। अब यहां एक्सेप्शन होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होता है ना। तो 4s1, 3d5, है ना, ये याद है आपको। 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8। उसके बाद 4s1, 3d10, यस, कॉपर में, हाँ। और 4s2, 3d10 इसमें आता है Zn में। अब 5s4d भरोगे, इसी तरीके से 6s5d भरोगे। तो ये एक्सेप्शन है। देखो कौन कौन से एक्सेप्शन है उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। नायोबियम, टेक्नीशियम, मॉलिब्डेनम, ये हो गए, ठीक है। रुथेनियम, पैलेडियम, रेनियम और सिल्वर, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। ये गोले वाले एक्सेप्शन नहीं है। गोले वाले तो मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे। देखो यहां एक्सेप्शन है नायोबियम में, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम। क्या हो रहा है यहां? 5s1 4d4, 5s1 4d5, 6, 7, 8, ऐसे चलते जाओ। पैलेडियम में बेटा 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, डी फुली फिल्ड होता है। यहां भी फुली फिल्ड और यहां भी फुली फिल्ड, ठीक है। अब चलेंगे बेटा आगे। इनमें एक्सेप्शन सिर्फ यहां होता है प्लेटिनम में और गोल्ड में, ठीक है। प्लेटिनम और गोल्ड, बस ये दो जगह यहां पर एक्सेप्शन होता है। तो इसमें दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम, कॉपर, ये सबको याद होते हैं। नायोबियम से सिल्वर तक एक्सेप्शन है और प्लेटिनम और गोल्ड एक्सेप्शन है। ये 3D सीरीज के एक्सेप्शन हो गए, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। बस एक बार देख लो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं हमने। नायोबियम में एक भरा है 5s में, डी में कितने भरे हैं? 4। इसमें 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ऐसे चलते जाओ। फिर 1, 9 नहीं आएगा, फिर 0, 10 आएगा, फिर 1, 10, और बाकी तो ये सिंपल 2, 10, 2, 10, 2, 10 वाले तो हैं ही, ठीक है। एक बार बस देख लो इसको, है ना।
अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं। याद करने की ट्रिक क्या है, एक बार क्या होता है, राजपाल यादव के सपने में याना गुप्ता आती है, तो राजपाल यादव सपने में मन ही मन में सोचते हैं ना। राजपाल यादव के ख्यालात कुछ ऐसे होते हैं, क्या, सोचो तो याना, याद पूरा याद करने का बता रहा हूं, पूरी सीरीज। सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, ध्यान से सुनना है ना। सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, वाह क्या बात है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले, कौन से वाले, मोहब्बत वाले, ठीक है, दिन भी वही चल रहे हैं अभी आजकल, मोहब्बत वाले मन टकराए, मोहब्बत वाले मन टकराए, आयरन पे आ जाना, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, क्या बात है सर, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई, देखो, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएगा आपको पूरी डी सीरीज, ठीक है, नोट कर लो। चलें आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। साइज देखना जरा इसका, मैंने आपको ये बता रखा पीरियड टेबल में, साइज क्या होता है बेटा, स्कैंडियम से आयरन तक क्या होता है बेटा, एरो उल्टे बना दिए, डिक्रीज होता है। स्कैंडियम से आयरन तक बेटा डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है ना। आयरन कोबाल्ट निकल का साइज नियरली सेम रहता है और कॉपर और जेडएन का फिर बढ़ जाता है, मैंने आपको रीजन बताया था। साइज कम किस वजह से होता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग को ओवरकम कर देगा तो साइज बराबर हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, स्क्रीनिंग डोमिनेट कर जाएगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, साइज बढ़ जाएगा, ये रीजन है इसके। तो यहां से लेकर यहां तक हम रीजन ये दे देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स ओवर सिग्मा, डोमिनेट्स ओवर सिग्मा। यहां क्या कारण देते हैं, क्या रीजन होता है यहां, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरकम्स सिग्मा, ठीक है। और यहां क्या बोलते हो, यहां क्या रीजन देते हो बेटा, यहां रीजन देते हो आप सिग्मा डोमिनेट्स ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा डोमिनेट्स ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इसका रीजन होता है। अगला है बेटा 3D 4D और 5D में अगर साइज कंपेयर कराते हैं तो 3D का तो कम होता है लेकिन 4D 5D का नियरली इक्वल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बताया भी था मैंने पीरियड टेबल में। ऐसा क्यों होता है बेटा, जब 5D में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना तो 4f14 पहले फिल हो चुका होता है, ठीक है। अगर 4f फिल हो चुका है तो उसकी स्क्रीनिंग तो बहुत पुअर है, और 4f की पुअर स्क्रीनिंग का नाम क्या होता है बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यस, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां लगता है, बहुत ध्यान से देखना। जब तुम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगाओगे तो आप लेंथेनम वाले जो एलिमेंट है, लेंथेनॉइड सीरीज है, वो तो फिल कर चुके होगे ना, मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट होगा HF से। मतलब इनमें किनमें, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मत लगा देना। क्यों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा, जब 4f भरोगे तभी तो लेंथेनॉइड लगेगा। लेंथेनम में 4f थोड़ी भरोगे, 6s के बाद 5d भरोगे, 4f थोड़ी भरेगा वहां पे, है ना। तो अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना, स्कैंडियम का कम, इट्रियम और फिर लेंथेनम, इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो इसमें तो सीधा आप बोलोगे क्या, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके आगे वालों में लगेगा, किसमें, टाइटेनियम का कम और जिरकोनियम हफनियम का नियरली इक्वल, जिरकोनियम हफनियम का नियरली इक्वल। समझ रहे बात को, देखो इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना है, इधर से चालू करना है आपको और इधर लगाते जाना, ठीक है। जैसे अगला वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, ठीक है। तो वेनेडियम का कम
नायोबियम और टेंटेलम का नियरली इक्वल, और ऐसी ही कहानी आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन में मत लगा देना बेटा, है ना। चलो नोट कर लो, चलो बेटा आगे। ओके, अगला देखो जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है नंबर, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी आसानी हो रही है उससे हम पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे इनमें कंपेयर कराना है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो कैसे कंपेयर कराओगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान से देखना। टाइटेनियम को बेटा यहां रखना है, कहां रखना है, टाइटेनियम को उठा के यहां रख देना है, और कोबाल्ट को उठा के यहां रखना, और आयरन को उठा के यहां रखना है, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। ध्यान से देखो जरा, ये मैं ट्रिक बना रहा हूं आपके लिए, है ना, इस तरीके से याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। स्कैंडियम के बाद क्या आएगा, टाइटेनियम तो यहां चला गया, वेनेडियम आएगा, फिर क्या आएगा, क्रोमियम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टाइटेनियम। एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग, अपन ने न्यूमेरिकल डेटा के अकॉर्डिंग मैंने ऑर्डर बनाया है। फिर क्या आएगा, एमएन आएगा। अब देखना जरा, सीओ यहां पहुंच चुका है, एफयू उसके आगे पहुंच चुका है, तो क्या आएगा, निखिल आएगा। निखिल के बाद क्या आएगा, कॉपर आएगा। कॉपर के बाद सीओ पहुंच चुका है, और सीओ के बाद आयरन पहुंच चुका है, और उसके बाद क्या आएगा, जेडएन आएगा। ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें आसान है उसके एक्सटेंट पर हम कंपेयर कराते हैं। बाकी मैंने डेटा के अकॉर्डिंग ऑर्डर सेट किया है, एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है। ठीक है, समझ गए बात को, तो ये होता है ऑर्डर, ऐसे सेट करना है। तो ऐसे ट्रिक बना के याद करोगे ना, जल्दी याद हो जाएगा। अब अगर मैं 3D 4D 5D में आ जाऊं, तो मुझे बताओ जरा, 5D में बेटा 4F की स्क्रीनिंग पुअर होती है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, साइज कम हो जाता है। लेकिन अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मुश्किल है, मुश्किल है ना। इसका मतलब 5D की ज्यादा होगी, फिर 3D और फिर 4D की आएगी। समझ रहे हो बात को, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, 5D फिर 3D फिर 4D होती है। जैसे अगर मुझे इनमें कंपेयर कराना है तो HF का ज्यादा होगा, फिर टाइटेनियम, फिर ZR। ठीक है, ये 5D का है, ये 4D का, ये 3D का है, 5D 3D 4D ऐसा होगा। ठीक है, वैसे ही टेंटेलम, फिर वेनेडियम, फिर नायोबियम, इस तरीके से। समझ गए बात को, ऐसे करना है। आगे बढ़े, साथ साथ लिखते भी जाओगे तो याद भी होता जाएगा। बेटा डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, Zn का सबसे आगे, मतलब सबसे आगे नहीं, मतलब बहुत आगे आ जाता है वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में। तो कैसे लिखोगे, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, उसके बाद क्या आएगा, Zn आएगा, फिर क्या आएगा, क्रोमियम आएगा, फिर क्या आएगा, Mn, फिर Fe, फिर CO, फिर नाई, फिर कॉपर। ऐसा होता है, ये भी डेटा के अकॉर्डिंग ही सेट किया है ना। तो ध्यान रखना, Zn कहां जाता है, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में। अगला बेटा हीट ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एच। हीट ऑफ एटमाइजेशन के बारे में तो आप जानते ही हो। अब ये किसकी ज्यादा किसकी कम, बहुत ज्यादा इसमें उल्टा सीधा होता है ना। तो आपको मैंने ऑर्डर लिख दिया है, वही मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, है ना। बस इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो, Zn पीछे आएगा, फिर Mn, फिर स्कैंडियम, फिर कॉपर, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम और वेनेडियम। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे, देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, इस तरीके से याद कर लेना। क्या, जाने मन, ठीक है, मौसम भी वैसे ही चल रहा है, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना। ठीक, इस तरीके से याद कर लेना। Zn मतलब Zn से जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना। इस तरीके से आप हीट ऑफ एटमाइजेशन याद रख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलें आगे, ये डेटा के अकॉर्डिंग ही लिखा मैंने एनसीईआरटी के, है ना। चलो एमपी देखना, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में तुम्हें पता क्या करना है, Mn को बेटा यहां पहुंचा दो, और लेफ्ट टू राइट क्रोमियम तक बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर, है ना। तो क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत अच्छा पैक्ड क्रिस्टल उसका होगा, है ना, इसलिए ये ज्यादा होता है। क्या करोगे, Mn को यहां पहुंचाओगे, क्रोमियम तक बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होता जाएगा। अब तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक, लिखना है तो कैसे लिखोगे, इस तरफ बढ़ रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसको पलट के लिख दो। क्या आएगा, सबसे पहले Zn आएगा, ठीक है, फिर कॉपर आएगा, फिर Mn आएगा, फिर Ni आएगा, फिर CO आएगा, फिर Fe आएगा, ऐसा। ठीक है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, सही ना, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसको यहां से Fe से लेकर Zn तक पलट दिया तो ऐसा दिखेगा आपको। और उसके बाद ये लगा दो, क्या, स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट हो गए। क्या करना है, Mn को यहां पहुंचाना है, क्रोमियम तक बढ़ाना, उसके बाद डिक्रीज कर देना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे।
मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल लेटिस एनर्जी पर, है ना। और हम 3D सीरीज में ही ये सारी चीजें पढ़ते हैं। चलें आगे। ओके सर। बेटा अगला है ऑक्सीडेशन नंबर, अगली प्रॉपर्टी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा वेरिएबल होता है, डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग, मतलब कई सारे डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो +2 बेटा कहां से कहां तक होगा? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से लेकर कहां तक चले जाओ? Zn तक। तो टाइटेनियम से Zn, स्कैंडियम से निकिल, टाइटेनियम से निकिल, वेनेडियम से Mn, क्रोमियम से आयरन, और एक Mn अलग से है। +2, +3, +4, +5, +6, +7 ये ऑक्सीडेशन नंबर्स होती हैं। कैसे याद करोगे इसको? देखो टाइटेनियम मतलब ऐसे, तू जानती है ये सच नहीं है ना, तू जानती है ये सच नहीं है, तू नहीं वे माही, कर फिकर मेरे मन की। इस तरीके से आप याद कर लोगे इसको। और एक ध्यान रखना, कॉपर जो होता है ना, कॉपर +1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कॉपर क्या करता है? +1 एग्जिस्ट करता है। +2 तो कर ही रहा है ना, क्यों? टाइटेनियम से Zn जाओगे बेटा, कॉपर तो आएगा ही ना। बस एक अलग से ध्यान रखना, कॉपर क्या करता है? कॉपर +1 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समझ गया बात को? तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे याद कर लोगे आप, ठीक, नोट कर लो इसको। चलें आगे। अगला बेटा मैग्नेटिक नेचर। अरे बहुत आसान है, मैग्नेटिक नेचर तो आप बचपन से निकालते हुए आ रहे हो। क्या? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक जानते हो आप, है ना। कैसे निकालते हो? मैग्नेटिक मूवमेंट से पता करते हो, √n × n+2, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट mm आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बोलते हो? पैरामैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो डायामैग्नेटिक, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से होता है ना, वीकली अट्रैक्टेड और वीकली रिपेल्ड। कैसे निकालना है एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो क्रोमियम +3 का मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, ठीक है। फाइंड mm, ऐसे क्वेश्चन कराया था, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम +3, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम +3, ठीक है। जैसे Cr का फिल करोगे, कैसे करोगे? Ar 4s1 और 3d5, Cr का ये आएगा, और Cr +3 लगाना है तो Ar 4s क्या आएगा? 0, और 3d क्या आएगा? 3। 3 उड़ाने हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो एक यहां से उड़ाओगे और 2 यहां से उड़ाओगे, उड़ गए 3। अब इसको फिल कर लो, D3 को। कैसे फिल करोगे आप? देखो ये D हो गया आपका, 1 2 3 4, 3 फिल करना है, 1 2 और 3। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा? सिंपल है, बिल्कुल कई बार कर चुके आप, 3 × 3 + 2 √15, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। और कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक स्पीसी है, ठीक है। चलें आगे। अगला बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। डी ब्लॉक के एलिमेंट की बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। क्यों होती है? देखो जरा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू, किस वजह से? स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या लिखा है यहां पर? देखो जरा, रीड कर लो, समझ में आ जाएगा। साइज स्मॉल होता है, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है क्योंकि डिफरेंट वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर की होती हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कुछ कॉम्प्लेक्स बेटा आपको पहले से याद हैं, कैसे? AgNH3 होल ट्वाइस, यार याद करो, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, जानते हो आप इसके बारे में, है ना। टॉलन्स रिएजेंट होता है ये, इसके बारे में भी जानते हो, स्विट्जर्स रिएजेंट, ये सब डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। इसके बारे में भी जानते हो, ब्लू विट्रियोल होता है ये, है ना। CuH2O 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव और .H2O, ऐसा होता है ये। तो ये सब आप जानते हो, डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना। चलें आगे। ओके, अगला बेटा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कलर्ड आयन का बेटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है क्या? लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने कोऑर्डिनेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, है ना। लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो हायर एनर्जी में जाता है। जब वो हायर से वापस लोअर में आ जाता है तो रेडिएशन एमिट करता है। जैसे याद करो आप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी जब, उसमें मैंने बताया था कैसा
जैसे मान लो ये मेरे पास T2G है, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए समझाता हूं तो ये है मेरे पास क्या, T2G, ठीक है, और ये है मेरे पास क्या, EG, ये है मेरे पास EG, 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 ठीक है। मेरे पास यहां एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके जाएगा, कुछ एनर्जी तो दोगे ना, उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ होगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, जब वापस आएगा लोअर एनर्जी में, तो रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा, और एमिटेड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको कलर दिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको कलर दिखते हैं। तो कलर किस वजह से दिखते हैं अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर एमिटेड वेवलेंथ की वजह से दिखते हैं। और ऐसा होता है कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही आपको दिखता है। उसके लिए हमने एक व्हील बनाया था, याद करो, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। अभी देखो इस तरीके से हमने बनाया था, याद आ रहा है, याद दिलाऊं क्या, देखो क्या लिखा था, वीबी की और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही निकलेगा। जैसे अगर वायलेट वाली एब्जॉर्ब हो रही तो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, येलो कलर दिखेगा। अगर ब्लू एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। अगर रेड एब्जॉर्ब हो रही तो क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ठीक है। अगर ऑरेंज रेड तो ब्लू ग्रीन, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखता है, ठीक है। तो ये जो लिखा है ये क्या है, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है, जो निकलेगा वो किस वजह से निकलेगा, लैम्डा एमिटेड, यही कलर दिखता है। तो जो निकल रहा है वो लैम्डा एमिटेड है, और जो अपन दे रहे हैं वो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड के अकॉर्डिंग एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। कलर किस वजह से दिखते हैं बेटा, एमिटेड वेवलेंथ की वजह से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। और इसी फंडे को हम बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, है ना, डीडी ट्रांजिशन इसका नाम है। ओके चलें आगे, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, छोटी मोटी थ्योरेटिकल चीज है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो जानते हो ना, सॉलिड स्टेट तो पढ़ रखा है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मेटल होंगे उसके वॉइड होंगे, वॉइड में ट्रैप हो जाएंगे कौन, स्मॉल एलिमेंट्स, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जैसे, है ना। पढ़ लो एक बार, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, ETC आर ट्रैप्ड इन द मेटल क्रिस्टल। कहां पर ट्रैप होंगे, वॉइड में ट्रैप होंगे, ठीक है, वॉइड में ट्रैप होंगे, है ना। जैसे TiC, TiH 1.7, Fe3C, इस टाइप के कंपाउंड होते हैं। और ये सब नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं ना, नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है देन प्योर मेटल, ठीक है। जैसे मान लो कॉपर का क्रिस्टल है, और कॉपर, या एक काम करो इसका ले लो, आयरन का क्रिस्टल है और आयरन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। केमिकली इनर्ट, क्योंकि उसमें एटम आ गया ना वॉइड में, इसलिए ज्यादा होगा। केमिकली इनर्ट होता है, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेटल हो चाहे उसका इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो, ठीक है। एक बार रीड कर लेना इनको, चलें आगे। ओके अगला देखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन फॉर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं, सॉलिड होता है, और सॉलिड पर एडजॉर्प्शन बहुत आसानी से हो जाता है, जिससे हम कैटालिसिस समझाते हैं ना। V2O5, Fe और Ni ये अलग अलग जगह कैटालिस्ट यूज करते हैं, आपको ये याद करना है, इसलिए एक बार फिर लिख रहा हूं, हम वैसे लिख चुके हैं। ये होता है बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है ये, है ना। Fe होता है बेटा कहां पर, हैबर्स प्रोसेस में। अब आपको ये याद होना चाहिए, अलग अलग जगह पढ़ा है मैंने ये, है ना, हैबर्स प्रोसेस में। और निखिल कहां होता है बेटा, निखिल होता है हाइड्रोजिनेशन में। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है बेटा, निखिल कैटलिस्ट यूज करते हैं, बहुत सिंपल है ना। अगला देखो जरा, एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको डिस्कस करना है, सिंपल है, आपने पढ़ रखा है ये वैसे, रिडॉक्स में, है ना। आयोडाइड आयन बेटा H2O8 ये क्या है आपका, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का एनायन है ना। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +1 में, सॉरी +1 नहीं, क्या लिख रहा हूं यार, -1 से 0 में क्या 0 से +1 कहां से आ गया, -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीजन बेटा -1 से, क्यों, ये यहां पर क्या होता है, H2O8 परऑक्साइड है ना, तो परऑक्साइड में बेटा ऑक्सीजन की -1 होती है, -1 से -2 में जा रहा है, इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और आयोडाइड क्या करता है, Fe+3 को +2 में ले जाता है और खुद -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और Fe+2 H2O8 2- के साथ रिएक्शन करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको -1 से
-2 में रिड्यूस कर देता। अब देखो जरा क्या हुआ, Fe देखना बेटा, ध्यान देना जरा, Fe3+, देखो Fe3+ दिख रहा है, Fe3+ यहां पर यूज हो रहा है और Fe3+ आपको बाहर मिल गया। मतलब यहां Fe+3 किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बेटा कैटलिस्ट की तरह। अरे यार कैटलिस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मास एंड कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, जैसा था वैसा वापस मिल जाता है आपको, है ना। कैटलिस्ट का काम यही है। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना, ऐसा होता है। अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करूं, बाकी सरफेस केमिस्ट्री में आप नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हो। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। चलें आगे, वेरी गुड। अगला देखो, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय इज होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, इन विच एटम्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक एटम के क्रिस्टल में दूसरा एटम भी आ जाता है तो अलॉय बन जाता है। जैसे ब्रास क्या होता है, कॉपर और जेडन का अलॉय होता है, और ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन का अलॉय होता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों मेटल का, है ना। सिंपल है, आपको पता है पहले से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा KMnO4 पढ़ लो, इसमें ध्यान से सुनना, KMnO4 और K2Cr2O7 ये दो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, छोड़ के जाना ही नहीं है। कुछ भी छोड़ो, KMnO4 K2Cr2O7 मत छोड़ो कभी भी, है ना, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे बेटा, क्या लैब मेथड है। सबसे पहले क्या होता है लैब मेथड में, Mn+2 रिएक्शन करता है H2OA2 नेगेटिव के साथ, तो Mn+2 बेटा कन्वर्ट होता है MnO4 नेगेटिव में। किसमें होता है, MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, SO4 2 नेगेटिव में। अगर मैं आपसे पूछूं सर ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, तो यहां +2 है, ऑक्सीजन की यहां -1 वाली लेनी है परऑक्सी लिंकेज वाली, यहां +7 है, और यहां क्या है ऑक्सीजन की -2 है। देखो Mn का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लैब मेथड है। कमर्शियल मेथड क्या होता है, MnO2 जो और होती है इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड। क्या नाम है इसका, पायरोलुसाइड जो और होती है ना MnO2 की, पायरोलुसाइड को फ्यूज करते हैं KOH के साथ और ऑक्सीडाइज करवा देते हैं एयर या फिर KNO3 से, तो ये बनाता है यहां पर सबसे पहले MnO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन। एक होता है परमैग्नेट क्या होता है MnO4-, मैग्नेट क्या होता है MnO4 2-, है ना। तो MnO2 बेटा +4 से ऑक्सीडाइज होता है कहां पर, +6 में। ठीक, पर मैग्नेट आयन नहीं है ये, क्या है मैग्नेट आयन, ध्यान रखना। क्या नाम है इसका, मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट तो आपका MnO4 सिंगल नेगेटिव होता है ना। अब मैग्नेट आयन को इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि अगर हम मैग्नेट आयन को एसिडिफाई करें, एसिड के साथ ट्रीट कराएं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। ये क्या बना लेता है, MnO4 नेगेटिव प्लस आपको MnO2 दे देता है, और MnO2 को आप रीयूज कर सकते हो यहां पे, है ना। तो +6 से कहां जा रहे हो, +7, और बेटा +4। अब मुझे बताना +6 से +7 क्या हो रहा है, यस ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या बोलोगे बेटा इसको, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ध्यान रखना, मैग्नेट आयन एसिडिफाई करते हो तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना। चलें आगे, नोट कर लो इसको अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये छोड़ने का नहीं। अगला देखना जरा, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रिपरेशन हो गई, प्रॉपर्टीज में हीटिंग इफेक्ट है पहला। जब KMnO4 को हीट करते 513 केल्विन पर, तो आपको पता है मैंने ऑक्सीजन फैमिली में लिखवा रखी है, ये K2MnO4 बनता है प्लस MnO2 बनता है प्लस O2 बनता है। कलर भी मैंने बताए थे, KMnO4 क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का और ये ब्राउन कलर का, है ना। लिख लो जरा एक बार, ये क्या है, पर्पल कलर का, K2NO4 ग्रीन कलर का, और ये ब्राउन कलर का। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत सिंपल है बेटा। इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। KMnO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Mn डबल बॉन्डो O नेगेटिव, डबल बॉन्डो
और K+, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है Mn डबल बॉन्डो O-, K+, O- और K+, ऐसा है। अब ध्यान से देखना, यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां क्या है बेटा +6 है। अब देखना जरा, अगर Mn +7 है तो मुझे जरा फिल करके बताना क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन। Ar 4s2 3d5 किसका है, ये किसका है 4s2 3d5, Mn का है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं Mn का लिख रहा हूं, ठीक है। अब मुझे यहां से Mn +7 पे जाना है, क्या आएगा Ar आएगा, 4s 0 आएगा, 3d भी 0 हो जाएगा। क्यों, 7 इलेक्ट्रॉन हटाने बेटा, कितने 7 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो 4s से 2 निकलेंगे सबसे पहले, और उसके बाद 5 3d से निकल जाएंगे, ठीक। इसका मतलब इसमें कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बेटा अगर d इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर कैसे दिखा रहा है, अब समझे बात को, देखना जरा, घुमा कुछ दिमाग। अगर d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर पर्पल कैसे आ गया, dd ट्रांजिशन होगा ही नहीं। अभी मैंने समझाया तो था आपको, क्या कैसे कलर दिखाता है, देखो इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए तभी तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कराओगे। हाँ, मतलब इसमें बेटा डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर दिखा रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, इसमें जो कलर होता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, वो होता है एलएमसीटी प्रिंसिपल की वजह से। किसकी वजह से, कलर इज ड्यू टू LMCT प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, LMCT होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से ऐसा होता है। देखो जरा इसमें क्या होता है, हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये जो एनायन है ना, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस पूरा चलता रहेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो कैसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, भाई इधर गए फिर उधर निकल गए, फिर इधर से आए फिर इधर निकल गए, ऐसा। तो ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं है हमारे सिलेबस में, अदरवाइज एलएमसीटी तो अपने आप में ही ऐसा है कि एक आध लेक्चर लग जाए पढ़ाते पढ़ाते ही, है ना। छोटा सा बेसिक है किस वजह से कलर होता है, तो याद रखना एलएमसीटी। लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का ट्रांसफर करते हैं, कहां पर, सेंट्रल मेटल एटम पे, उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां क्या है बेटा, Mn+6 है। तो अगर मैं Mn+6 का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं +6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, तो Ar 4s0 और 3d क्या आएगा, 1 आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएगा। यहां तो +7 था, यहां तो +6 है। अब डी में इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, इसका कलर क्या है, ग्रीन। किस वजह से होगा बेटा, अगर डी में इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन की वजह से होगा, ठीक है। तो कलर इज ड्यू टू, ध्यान रखना, कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, बहुत ध्यान से इसको करना है, डी ट्रांजिशन, ठीक है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो डी ट्रांजिशन करेगा, अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर है, तो समझ जाना किसकी वजह से है, एलएमसीटी प्रिंसिपल की वजह से। देखो पूरी केमिस्ट्री में 3 वजह से कलर आपको दिखाई देंगे, पहला डी ट्रांजिशन, दूसरा एलएमसीटी, तीसरा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहां पर होता है, सिल्वर के हैलाइड्स में, AgCl व्हाइट पीपीटी, AgBr येलो पेल येलो पीपीटी, AgI डार्क येलो पीपीटी, तो उनमें कलर होता है ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। यहां कलर किस वजह से हो रहा है, डी ट्रांजिशन। अगर डी में इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन, नहीं है तो एलएमसीटी, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब इसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो KMnO4 में Mn का हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा D3s, और ये D कौन से यूज होते हैं, T2G वाले, ठीक है। खाली ऑर्बिटल चाहिए तो लोअर एनर्जी के पहले लोगे, तो 3 नीचे वाले ले लोगे आप, है ना, क्योंकि 4 इसका साइड एटम 4 है ना, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए भाई। अगर D सारे खाली हैं तो T2G वाले ही तो लोगे, तो DXY DYZ DZX ले लेना और एक S ले लेना, D3s हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलें आगे। ओके सर, अगला देखो जरा, KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों Mn बेटा ऑलरेडी +7 में है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कहां आना चाहेगा बेटा, ये नीचे आना चाहेगा ना। और अगर Mn नीचे आना चाहेगा इसका मतलब सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर रहा है ना। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 मीडियम में होता है, ठीक है। पहले मैं लिख रहा हूं बेसिक मीडियम,
और बेसिक होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक, है ना। बेसिक मीडियम कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होता है। तो अगर बेसिक मीडियम की मैं बात करूं तो जो MnO4 नेगेटिव है, कि MnO4 में प्रेजेंट MnO4 नेगेटिव, ये बेटा कन्वर्ट होता है किसमें? MnO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। इधर ऑक्सीडेशन नंबर +7 और इधर क्या होती है? +6। तो एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो एटम तो एक ही है, तो एन फैक्टर 1। अगला है न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन। न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन। तो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है बेटा MnO2 में, किसमें? MnO2, यस, है ना। +7 से +4। एन फैक्टर कितना? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक। अगला देखो जरा, एसिडिक मीडियम। अगर मैं बेटा एसिडिक मीडियम की बातें करूं तो MnO4 नेगेटिव बेटा कन्वर्ट होता है किसमें? ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में। तो एन फैक्टर क्या होगा? +7 से कहां जाना है? +2 जाना है ना, 5 का, ठीक है। और ये आपको याद भी करना है बेटा, एन फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका। आपसे पूछ सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बताओ इसका क्या है, तो आप बोलोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, एन फैक्टर से डिवाइड करते हो ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय 5, है ना। तो यहां अगर मैं इक्विवेलेंट वेट लिखूं तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? m/1, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट, यहां E इज इक्वल टू m/3 और यहां E इज इक्वल टू m/5। E मतलब इक्विवेलेंट वेट, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 135। अब आपको मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूं कि MnO4 के एन फैक्टर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद करने की ट्रिक ये है, इस तरीके से क्या करना है आपको, इस तरीके से लाइन खींच लूं, पहले बॉक्स बना दूं। आपको क्या करना है दादा, क्या करोगे? यहां लिखोगे ऐसा 1 3 5 और क्या लिखोगे? बना। ये ट्रिक हो गई आपकी। 135 बना, बना भाई, 135 बना, बना। तो 1 मतलब बेसिक, 3 मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन सेम है, 5 मतलब एसिडिक, खत्म। 135 बना, एन फैक्टर याद हो गया आपको, सिंपल सा है, ठीक है। नोट कर लो इसको, क्लियर। चलें आगे। अब बेटा इसकी रिएक्शन देखो, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग रिएक्शन होती है, न्यूट्रल मीडियम वगैरह में अलग अलग रिएक्शन होती है ना। क्या रिएक्शन है बेटा? सबसे पहले बता रहा हूं, केस 1 इन एसिडिक मीडियम, मतलब KMnO4 हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, हर मीडियम में बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये देखो। तो क्या करता है ये? कुछ पर्टिकुलर स्पीसी आपको याद रखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है वो सारी याद करनी है, उसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो। आयोडाइड, ऑक्सलेट, Fe2+, S2-, NO2-, SO3 2- और SN+2। एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। क्या लिखा? एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बस ये याद रखना है कि यहां क्या लिया है और क्या बनाना है, सबको ऑक्सीडाइज कराना है। क्यों? अरे बेटा अभी बोला तो तुमने KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो I- किस में कन्वर्ट होगा? I2 में। ऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है बेटा CO2 में, ऑक्सिलेट जानते हो क्या होता है? C2O4 2- होता है ऑक्सिलेट, है ना। Fe2+ कन्वर्ट होता है बेटा, ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा? +3 में। सल्फाइड कन्वर्ट होता है किसमें? SO4 2- में, सल्फेट में, SO4 2- हाँ सल्फेट में। NO2- कन्वर्ट होता है बेटा नाइट्रेट में। SO3 2- कन्वर्ट होता है SO4 2- में, देखो ऐसा। SN+2 कन्वर्ट होता है SN+4 में, इस तरीके से देखो। तो I- से I2, ऑक्सिलेट से CO2, Fe2+ से Fe+3, S2- से SO4 NO2- से ऐसे ये सारे हैं। अब मान लो आपसे रिएक्शन इंडिविजुअल पूछ ली है, तो मैंने सारी एक साथ याद करने का तरीका बता दिया, ठीक है। मान लो आपसे ऐसा बोला गया Tin2+ की KMnO4 से रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो क्या लिखोगे? देखो आपको ये तो पता है ना, एसिडिक मीडियम में MnO4- क्या करता है? MnO4- एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2 में, ठीक है। तो आप क्या करो? इंडिविजुअल दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, खत्म। तो अगर मैं इंडिविजुअल दोनों रिएक्शन को ऐड करूं तो ऐसा दिखेगा, Tin2+ MnO4-, इससे क्या बनाओगे?
इससे क्या बनाओगे, टिन प्लस 4 और Mn+2। बाकी बैलेंसिंग आपको रिडॉक्स से करना आती है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल है ये, है ना, फॉर एग्जाम्पल। मतलब इनकी कोई भी रिएक्शन लिखनी है, इनमें आप ये रिएक्शन ऐड कर दो, बस सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हो। मान लो Iron+2 की लिखनी होती, क्या लिखते, Fe+2 प्लस MnO4 माइनस गिव्स Mn+2 और Fe+3। सिंपल है, बस ये याद कर लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें आगे, वेरी गुड। अगला देखो, अगर मैं न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम ले लूं तो मुझे एक बात बताओ, MnO4 किस में कन्वर्ट होता है, MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है बेटा MnO2 में। बस आधी रिएक्शन ये हो गई, आधी यहां से याद कर लो। I- बनाता है बेटा न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन में आयोडेट, H2O3 2 नेगेटिव बनाता है सल्फेट, और Mn+2 बनाता है बेटा MnO2, ऐसा। बाकी आप जानते ही हो। मान लो मुझे इसकी रिएक्शन लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो पहली वाली लिखनी है, तो क्या लिखूंगा, I- की रिएक्शन किससे करानी होगी, MnO4 नेगेटिव से करानी होगी। क्या बनाओगे, आयोडेट आयन और MnO2, सिंपल सा है, ठीक है। इस तरीके से बनाना आपको रिएक्शंस, क्लियर। चलें आगे, रेडॉक्स में खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन सब रिएक्शंस का। चलें आगे, चलो अगला है बेटा K2Cr2O7। जैसे KMnO4 हमने पढ़ा, वैसे K2Cr2O7 है। ये होती है बेटा क्रोमाइट ओर, इसका नाम क्या है, क्रोमाइट ओर। क्या है ये, क्रोमाइट ओर होती है, ठीक है। क्या बनाता है ये बनाता है बेटा Na2CrO4 प्लस आयरन Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस CO2 रिलीज करता है। Na2CO3 लिया है ना आपने। अब ये बन गया सोडियम क्रोमेट। ये क्या बना, सोडियम क्रोमेट। तो इससे बनेगा, एसिडिफाई कर दोगे तो बनेगा Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, और KCl से Na को एक्सचेंज करा दोगे, फाइनल बन जाएगा K2Cr2O7, ठीक है, ऐसा। सॉरी स्क्वायर। समझ गया प्रिपरेशन क्या करनी है। Na2CO3 से फ्यूज करा दो और O2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4। इसका नाम लिख लो, इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, ठीक है। और ये बनाता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक। और ये बनाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऐसा होता है। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ना। चलें आगे, नोट कर लो इसको आराम से। हीटिंग इफेक्ट देखना बेटा, ऑक्सीजन वाली फैमिली में करा रखा मैंने, क्या, K2Cr4 प्लस Cr2O3, यस यू आर राइट माय फ्रेंड, प्लस O2, यही बनता है ना, बहुत बढ़िया। ये होता है बेटा ऑरेंज रेड, ये क्या होता है, येलो, और ये क्या होता है, ग्रीन, यस, ठीक है। एक बेटा अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, देखो ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्यों, Cr2O7 2 नेगेटिव में भी +6 है और CrO4 2 नेगेटिव में भी +6 है। रिडॉक्स थोड़ी है, रिडॉक्स में या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है या रिडक्शन, सेम ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडॉक्स नहीं है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर तुम डाइक्रोमेट आयन है, ये क्या है, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। अगर तुम्हें डाइक्रोमेट से क्रोमेट पर आना है तो मीडियम को बेसिक बनाते जाओ, मतलब पीएच बढ़ाते जाओ। और अगर क्रोमेट से डाइक्रोमेट पे आना है तो मीडियम को एसिडिक बनाते जाओ, पीएच कम करते जाओ, ध्यान रखना। तो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में अगर पीएच बढ़ाते जाएंगे तो क्रोमेट बन जाएगा, और क्रोमेट में पीएच कम करते जाएंगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, ध्यान रखना है ना, ठीक है। चलें आगे, चलो बेटा स्ट्रक्चर देखना जरा इनके, K2CrO4 कैसा होता है, Cr डबल बॉन्ड O नेगेटिव K प्लस डबल बॉन्ड, ऐसा होता है K2CrO4। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी +6 है और यहां भी +6 है। चलो बताना जरा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लेते हैं। Cr का बता दो पहले, क्या आएगा, Ar
4s1 3d5, यस एक्सेप्शन होता है ना। Cr+6 चाहिए तो क्या आएगा, सिर्फ Ar आएगा और 4s का इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा और 3d का निकल चुका होगा। मतलब बेटा d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो dd ट्रांजिशन तो नहीं होगा, मतलब LMCT होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कलर इज ड्यू टू, येलो कलर होता है ना इसका, कलर इज ड्यू टू क्या, LMCT प्रिंसिपल। ठीक, चलो भाई यहां देखना जरा, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं Cr डबल बॉन्डो O नेगेटिव K+, बीच में एक O और एक Cr और लगा दो, ऐसा डबल बॉन्डो O नेगेटिव, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, तो बीच में क्या होता है, CrOCr। ठीक है, CrOCr बॉन्ड होता है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका Cr+6 का कॉन्फ़िगरेशन, तो यहीं लिखा है ये देखो, तो Ar 4s0 और 3d 0, क्यों, +6 से सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो ऑरेंज रेड कलर है वो किस वजह से आता है, कलर इज ड्यू टू LMCT, कलर इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT की वजह से, दिख रहा है, LMCT की वजह से आता है। ठीक है, अब यहां पर बेटा एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है क्या, ध्यान से देखना, ये जो नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, ये जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है। नेगेटिव जो है लोन पेयर है ना, तो रेजोनेंस दोनों जगह कर रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस ऊपर भी नीचे भी, मतलब इन तीन बॉन्ड में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्यों, O नेगेटिव यहां आ जाएगा, O नेगेटिव यहां भी आ सकता है। ठीक है, सिमिलर यही ट्रेंड किसमें होगा, यहां भी होगा, यहां भी तो ऐसे ही हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। इसका मतलब 3 ये और 3 ये, 6 CrO बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, 6 CrO bonds have same length, have same bond length। तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, सेम होती है। ठीक, और ये जो बीच वाले दिख रहे हैं ये भी तो रेजोनेंस करेंगे, बहुत ध्यान समझना, ये भी तो रेजोनेंस करेंगे यहां पर, एक बार में एक ही होगा, ये भी तो रेजोनेंस करेंगे ना, ऑक्सीजन ये भी तो रेजोनेंस करेगा। लेकिन बेटा ये न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन है, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, जब ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये न्यूट्रल वाला रेजोनेंस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज आना गंदी बात है। इसका मतलब ये वाला रेजोनेंस पुअर होगा, ये वाला रेजोनेंस अच्छा होगा, तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर जल्दी डेवलप होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर जल्दी डेवलप नहीं होगा, क्यों, ऑक्सीजन पे प्लस बन रहा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो 2 CrO bonds have same bond length। ठीक है, 2 Cr इन दोनों की तो सेम ही होगी ना, सेम बॉन्ड लेंथ, और इतना तो पक्का है कि बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इससे। जो ये 6 Cr दिख रहे हैं, 6 CrO दिख रहे हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ बेटा क्या होगी, कम, क्योंकि उनमें रेजोनेंस अच्छा होगा। यहां पर तो न्यूट्रल वाला रेजोनेंस कर रहा है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, जो कि आसान नहीं है होना। इसका मतलब क्या है, यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, तो CrO बॉन्ड लेंथ यहां ज्यादा होगी, यहां कम होगी। बल्कि आपसे ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कितने टाइप की CrO बॉन्ड हैं, तो आप बोलोगे 2 टाइप के, एक तो इस टाइप का और एक इस टाइप का। ठीक है, बाकी मैंने और डिटेल में समझा दिया है। अच्छा, इधर पूछते बॉन्ड लेंथ तो क्या होती बेटा, सबकी इक्वल, ऑल, क्यों, रेजोनेंस तो इक्वलेंट ही हो रहा है सभी जगह, ऑल CrO bonds have same length, CrO bonds have same bond length। ठीक है, क्यों, यहां तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ही है सभी जगह। पीछे आ जाओ जरा, यहां Mn वाले बता ना, कहां गया Mn का स्ट्रक्चर, इधर बताओ, नेगेटिव सिंगल डबल ये सब भी इक्वल हैं, तो ऑल MnO bonds have सेम लेंथ। ठीक है, सेम लेंथ के होते हैं, यहां भी देखो सेम ही है, तो ऑल MnO bonds have सेम लेंथ। ठीक है,
क्योंकि इक्विवेलेंट हो रहा है ना रेजोनेंस बेटा, है ना, ऐसा होता है। कितना आसान है, नोट कर लो, ये लिख लो पहले पॉज करके, ठीक है, और आगे वहां ले चलता हूं मैं आपको, ये लिख लेना, ठीक है, नोट कर लो। चलें आगे, चलो बेटा। बेटा K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये कहां काम करता है, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। और ये जो होता है ना K2Cr2O7, ये बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव से कन्वर्ट करता है अपने आप को Cr+3 में। एन फैक्टर कैसे निकालोगे इसका, ये +6 है और ये +3 है, 6 से 3 कितने का चेंज, 3 का, और 2 Cr हैं तो नेट चेंज 6 का, ऐसा। तो एन फैक्टर क्या हो गया बेटा, 6। अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट लिखना है इसका तो क्या आएगा, m/6, ऐसा। और हर रिएक्शन, ध्यान सुनना, K2Cr2O7 का एन फैक्टर बेटा फिक्स होता है, 6 होता है हमेशा, और KMnO4 का वेरी करता है, 135 बना। दोनों के एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके जाना। KMnO4 का एन फैक्टर 135 बना, और K2Cr2O7 का एन फैक्टर ऑलवेज 6, ठीक है। अब मान लो मुझे ये रिएक्शन लिखनी है, तो इसको याद करने का तरीका यही है। फिर एक सॉन्ग सुनाओ, Fe2+ I-H2S और SN++2, है ना। तो क्या बनाना है वो देखो, Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर दो किसमें, Fe+3 में। आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन में, H2S बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में, और Sn+2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा Sn+4 में। इस तरीके से, ऐसा। कोई एक रिएक्शन लिखनी है, मान लो Fe+2 की लिखनी है, तो फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन में लिख के बता रहा हूं, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, किसको, इस वाले को और इस वाले को। तो Fe2+ की रिएक्शन किससे होगी, इससे, Cr2O7 2 नेगेटिव, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, Fe+3 में चला जाएगा ये, और Cr कहां चला जाएगा, +3 में। बैलेंसिंग आपको आती है रिडॉक्स की, है ना। इस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हो, क्लियर, नोट कर लो। चलें आगे। बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ स्टार लगा लो इस पे, सितारे जितने कम उतने कम, है ना, जितने ज्यादा उतने अच्छे। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बेटा होता है CCT शॉर्ट फॉर्म में, है ना। क्या होता है इसमें, सॉलिड आयोनिक क्लोराइड होता है, देखो सॉलिड आयोनिक क्लोराइड होता है, उसकी रिएक्शन सॉलिड K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, तो रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलती हैं, किसकी, CrO2Cl2 की। CrO2Cl2 की कैसी वेपर्स निकलती हैं, रेडिश ब्राउन वेपर, ठीक है, रेडिश ब्राउन वेपर्स रिलीज होती हैं, किसकी, CrO2Cl2। इसी को क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन टेस्ट बेटा पूरा परफॉर्म करना पड़ता है, क्या, जब इसको अल्कली से पास कराते हैं NaOH से, तो बेटा येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, Na2CrO4 क्या होता है, ये येलो सॉल्यूशन होता है। और लेड एसीटेट पास कर देते हैं तो लेड क्रोमेट बन जाता है, और ये येलो PPT होता है, ये येलो क्या होता है, PPT होता है, ठीक है। यहां येलो सॉल्यूशन होता है, लेकिन पीवी क्या बना लेता है, येलो PPT बना लेता है। तो ऐसे आयनिक क्लोराइड जो फ्री Cl नेगेटिव रखते हैं, मतलब आयनिक क्लोराइड का मतलब ये कि उसमें Cl- फ्री होगा, है ना, उनकी रिएक्शन है ये। लेकिन कुछ क्लोराइड ऐसे हैं जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत अच्छा रहता है, तो ये फ्री Cl- नहीं रखते। जैसे कौन कौन से हो गए, AgCl, SnCl2, PbCl2 और मरकरी के दोनों, ठीक है। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट गिव CCT क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, डू नॉट गिव CCT, ठीक है, ये वाले। अब इनको बेटा याद कैसे करोगे, वो मैं तरीका बताता हूं आपको, उसको याद करने की ट्रिक है अपने पास। इनको कैसे याद करोगे बेटा, इनके क्लोराइड याद मत करो, इनके क्लोराइड याद मत करो, आप तो बस याद कर लो कौन कौन से मेटल हैं, सिंपल सा। उन्हीं मेटल के क्लोराइड जो है वो CCT नहीं देंगे। तो इसको अपन को ऐसे याद करना है, Ag का मतलब अजी, Ag मतलब अजी, सुनो, PV मतलब प्यार, Hg मतलब हो गया, ठीक है, मौसम भी यही चल रहा है आजकल, अजी सुनो प्यार हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लेना, नोट कर लो फिर। चलें आगे, वेरी नाइस बेटा। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक, एक बार रीड कर लो इनको सारे पॉइंट्स को, मैं आपको रीड करा देता हूं, बहुत आसान है, ठीक है, देखना।
क्या कह रहे हैं आपसे, ऑल Cu2 प्लस हेलाइड्स आर स्टेबल एक्सेप्ट आयोडाइड। मतलब Cu+2 का आयोडाइड अनस्टेबल होता है, बाकी सारे स्टेबल होते हैं। क्यों ऐसा होता है बेटा, Cu2 प्लस इसके साथ रिएक्शन करता है आयोडाइड आयन के साथ, तो Cu2I2 बनाता है। Cu(I2) नहीं बनाता, Cu2I2 बनाता है ना, प्लस आयोडीन निकलता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां +2 है, यहां क्या है +1। अगर आपसे इसका एन फैक्टर पूछ ले तो एक आता है इसका एन फैक्टर। कई लोग इसमें 2 आंसर करने लगते हैं। कई लोग इसमें आंसर 2 करने लगते हैं ना। कॉपर +2 से +1 आएगा, +2 से +1 आएगा, मतलब एन फैक्टर 1 रहेगा इसका, है ना, Cu2+ का। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख दूं यहां एन फैक्टर 1, याद रहेगा आपको। क्यों, ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में, लोग उसमें ही कंफ्यूज हो गए थे, सर एन फैक्टर क्या लेना है, 1 लेना है इसका, है ना, इस रिएक्शन में इसके अकॉर्डिंग। मैनी कॉपर +1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है बेटा। देखो कॉपर +1 से कहां जा रहा है, +2, +1 से कहां जा रहा है ये +2, और ये क्या है 0, तो +1 से +2 ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 क्या रिडक्शन। तो क्या बोलोगे, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होता है बेटा यहां पर, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। ऐसा किस वजह से, रीजन दिया है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 ज्यादा होती किससे, कॉपर +1 से। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। देखो जरा यही लिखा है, ठीक। तो कॉपर +2 की स्टेबिलिटी कॉपर +1 से ज्यादा है। क्यों, ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती ज्यादा, क्यों, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई ना, +1 से +2 चलेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गई, विच इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। तो कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो अच्छी बात है ना। तो ये रीजन है इसका, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। चलें आगे, चलो KMnO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4, बना के देख लेते हैं। KMnO4 कैसा होगा, Mn, अगर मैं इसका ज्योमेट्री की बात करूं तो टेट्राहीड्रल होता है ये, है ना, जैसे D3S जो हमने लिखा था ना, sp3 जैसा टेट्राहीड्रल ही होता है ना, तो टेट्राहीड्रल होता है। इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, ये Cl O नेगेटिव K+, डबल बॉन्डो और डबल बॉन्डो, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है वैसे टेट्राहीड्रल जैसे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनाइल इज 0, बिल्कुल सही बात है। जैसे NiCO4, ठीक है, FeCO5, ETC इस टाइप के, है ना, CrCO6, सभी में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। क्यों, CO तो न्यूट्रल है ना, CO क्या है, कार्बोनाइल है, न्यूट्रल है, बाकी सब 0 हो जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मेटल कार्बोनाइल में 0 होती है, नेगेटिव भी आ सकती है। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है KCO4, बताओ जरा इसमें क्या आएगी, तो इसमें आएगा 1 + x + 0 = 0, तो x क्या आ गया बेटा -1, तो यहां मेटल का -1 है। तो ध्यान रखना मेटल -1 भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनाइल 0 होते हैं मेटल का, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर नोट कर लो। चलें आगे, बेटा FeO4 2 नेगेटिव, देखो FeO4 2 नेगेटिव आयन फॉर्म्ड इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, और FeO4 2 नेगेटिव आयन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में बनता है, और FeO4 2 नेगेटिव ब्रेक होकर Fe2O3 और O2 दे देता है। ये रिएक्शन ध्यान रखना, है ना, अल्कलाइन मीडियम में ही इसका फॉर्मेशन होता है। अगला देखो, हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ Mn, मतलब Mn का हाईएस्ट फ्लोराइड कौन सा है, वो है बेटा Mn+4 का फ्लोराइड। किसका, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे आप x मान के, x + 4 × -1 = 0, है ना, तो +4 का फ्लोराइड होता है बेटा, है ना। तो हाईएस्ट फ्लोराइड कौन सा एग्जिस्ट करता है Mn का, +4 का। वाइल ऑक्साइड इज Mn2O7, मतलब +7 का ऑक्साइड, +4 का तो बेटा हैलाइड होता है, और +7 का क्या होता है आपका, मतलब हैलाइड नहीं, फ्लोराइड बोलो, फ्लोराइड, और +7 का क्या होता है, ऑक्साइड, जो हाईएस्ट एग्जिस्ट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करनी इन तीनों की, कैसे चेक करोगे, यहां वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, x - 4 = 1,
तो x क्या आ गया +5, यहां आ गया +5, यहां 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -+6, ठीक है, x माइनस +7, ठीक है। अब देखना जरा, ये है +5, ये है +6, ये है +7। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें आगे, वेरी गुड। अगला देखो, Mn+3 एंड CO+3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। Mn+3 और CO+3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहते हैं। वाइल Ti+2, वेनेडियम+2, क्रोमियम+2 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। एक रिएक्शन आपको याद रखनी है Cr+2 की, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, डाइल्यूट कंडीशन एसिडिक मीडियम में Cr+2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Cr+3 में, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाता है। और हाइड्रोजन +1 से कहां चला गया? 0। देखो जरा, मैं यहां लिखूंगा +2 +3, क्या है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन +1, 0 क्या है? रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है यहां पर, ठीक। अगला देखो जरा, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म आयनिक मेटालिक ऑक्साइड। स्कैंडियम के अलावा सब क्या बनाते हैं? आयनिक मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इसको रीड कर लेना। अगला, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, जैसे ये दोनों मैंने आपको बताया था, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, लेकिन अब वो उसको एडिट करना जरूरी है। क्या? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली बेसिक। हर एक ऑक्साइड मेटल का बेसिक नहीं होता। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमने एक Mn का ले लिया और एक Cr का ले लिया, तो ये एसिडिक होते हैं बेटा, यही तो बात है। तो यहां जो Mn होता है ना, Mn यहां +7 में होता है, यहां +6। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड भले ही मेटल के हों, क्या होंगे? एसिडिक। कैसे पता चला? ये एसिड बनाता है HMnO4 परमैंगनिक एसिड, और ये बनाता है H2CrO4 या H2Cr2O7, है ना। तो जब इनको एसिड में डालते हैं ना, तो ये काम कर जाता है, ठीक। तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। चलें आगे, अगला देखना जरा पॉइंट। बेटा जो V2O3 होता है ना, वो बेसिक होता है। V2O3 बेसिक होता है ना। V2O4 एसिड के साथ रिएक्शन करता है, VO+2 का सॉल्ट बनाता है। तो बताओ ये रिएक्शन में क्या हुआ? यहां वेनेडियम +4 में था, यहां भी वेनेडियम +4 में है, तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक। तो V2O3 बेसिक है, V2O4 लेस बेसिक होता है। V2O5 इवन एम्फोटेरिक हो जाता है, मतलब बेसिसिटी इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी और कम, मतलब बेसिक से लेकर ये एम्फोटेरिक तक का रास्ता तय कर रहा है, ठीक। V2O5 को एसिड में डाला, VO2+ का सॉल्ट बना रहा है। बताओ रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? ये वाली तो नहीं थी, क्यों? यहां +4 था, ठीक है, और यहां क्या था? +4 था। यहां देखना, वेनेडियम यहां +5 है, यहां क्या है? +5 है। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। तो ये चेक करना कि आ सकती हैं कौन सी रिडॉक्स है कौन सी नहीं है ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ऐसे चेक कर लिया करो आप। V2O5 को अपन ने एसिड में डाला तो ये बनाएगा, और अगर अपन ने इसको OH- में डाल दिया तो देखो क्या आ गया, ये VO4 3 नेगेटिव सॉल्ट बनेगा। एनसीईआरटी में शायद करेक्शन है, उन्होंने ऐसा दे रखा है, शायद VO2 4+ सॉल्ट दे रखा है, जो कि गलत है। हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, तो शायद करेक्शन है, देख लेना, मतलब मैंने जो लिखा है वो सही है एकदम, ठीक। तो ये ध्यान रखना, यहां पर कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, बस उतना का ही सॉल्ट बन जाता है, ठीक। जैसे +4 है तो उसी का ही सॉल्ट बन गया, +5 है तो इसी का ही ऐसा बन गया है ना, +5 का ही बन गया, एसिड मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। चलें आगे, चलो। Mn+7 क्या बेटा? Mn+7 हैलाइड डज नॉट एग्जिस्ट बट MnO3F एग्जिस्ट, ठीक। तो Mn+7 का हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर ऑक्सीफ्लोराइड के जैसा बोले तो वो एग्जिस्ट करता है Mn का +7 में। देखो ये क्या होगा, +7 होगा, इसका +7 का कोई हैलाइड नहीं होता है Mn का, है ना, ऑक्सीफ्लोराइड हो सकता है। CRO बेटा बेसिक होता है और Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, याद करना पड़ेगा। मैंने आपको एम्फोटेरिक बता रखे थे, वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े हुए, बस इतने याद करके जाना एग्जाम में। CRO बेसिक और ये एम्फोटेरिक। Cr+6 इज लेस स्टेबल देन MO+6 एंड टंगस्टन+6 W+6। Cr+6 कम स्टेबल होता है, MO+6 और W+6 ज्यादा स्टेबल होता है। यही रीजन है इस क्वेश्चन का। क्या? ध्यान से पढ़ो जरा, क्या लिखा है? Cr+6 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है,
क्यों रिड्यूस करना चाहता है? क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है ना। वाइल MOO3 एंड WO3 आर नॉट, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है, ये रीजन है इसका। सोडियम डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, क्रिस्टलाइजेज है, .2H2 होता है, ध्यान रखना, याद रखने वाली चीज है, ठीक है। चलो अगला देखना जरा, इनस्टेबिलिटी ऑफ VF2 इज ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा जो वेनेडियम का फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड, तो फ्लोराइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो लेस स्टेबल होता है, बाकी सारे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अगला देखो, बियॉन्ड मैंगनीज नो मेटल हैज ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट FeX3, और उसमें भी कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड COF3, ठीक है, ध्यान से देख लो जरा। Mn के बियॉन्ड सिर्फ यही दोनों होते हैं जो हैलाइड बनाते हैं, बाकी कोई हैलाइड नहीं बनाता, और उसमें से इनके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और इसका सिर्फ फ्लोराइड बनता है। हैलाइड्स ऑफ V5+ एग्जिस्ट एज VF5, Cr+6 एज CrF6, देख लेना बस एक बार, जो वेनेडियम का हैलाइड एग्जिस्ट करता है +5 का VF5, +6 का CrF6। अदर हैलाइड्स ऑफ वेनेडियम, और कोई हैलाइड अगर आ गया, उनका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेटा VOX3 बनेगा। क्या बनेगा? VOX3, याद करना है ये ना। कोई भी और भी हैलाइड आ गया, हाइड्रोलिसिस करा के VOX3 बनाना है आपको, ठीक, नोट कर लो। चलें आगे, ठीक है। तो ये कहानी थी अपनी, फटाफट से इसको देख लो क्या क्या था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, 19 नंबर वाला पॉइंट तो आया ही नहीं, बोरेक्स बीट टेस्ट बताना चाहता हूं मैं आपको। बोरेक्स बीट टेस्ट देख लो जरा, डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। कौन देता है ये? पहले मैं लिख दूं यहां पर, बोरेक्स बीट टेस्ट। बेटा बोरेक्स बीट टेस्ट कौन देता है? डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखता हूं, गिवन बाय डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है इसमें? जो अपने पास बोरेक्स होता है ना, Na2B4O7.10H2O, इसकी हीटिंग कराते हैं तो ये देता है, पहले वाटर हट जाते हैं, ठीक है, Na2B4O7 प्लस 10 वाटर, और ये जो Na2B4O7 है ये फर्दर हीटिंग पर NaBO2 देता है, यस, और प्लस B2O3 देता है। NaBO2 का नाम है सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, और B2O3 का नाम क्या है? बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड, बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्या नाम है इसका? बोरिक एनहाइड्राइड, यस, ठीक है। अब क्या होता है? डी ब्लॉक का मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है, मैं एक रिएक्शन लिख के बता रहा हूं, ठीक है। CuO रिएक्शन करता है किसके साथ? B2O3 के साथ, ठीक है, तो ये बनाता है CuBO2 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कॉपर मेटाबोरेट, कॉपर मेटाबोरेट, क्योंकि बोरोन का एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक है, तो ये क्या सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इनके कलर होते हैं, तो बेटा इसका कलर होता है, कॉपर मेटाबोरेट का कलर होता है ब्लू, तो ये कलर आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो डिटेल में अगर बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में समझें तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, अलग अलग कलर याद करने पड़ते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट में, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग फ्लेम, अलग अलग कलर याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग, है ना। आपके काम के कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं और उसकी ट्रिक बता देता हूं। आपसे कोई कलर पूछेगा तो सीधा जो मैं बता रहा हूं वही कर देना, जेई मेन पर्पस से। जेई एडवांस जब आएगा, जब मैं जेई एडवांस के लिए सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां डिटेल में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, सब हॉट बीट, कोल्ड बीट सब पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये कलर याद करके जाओ, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कौन कौन से आपको कलर याद करके जाने हैं। देखो क्रोमियम, मैंगनीज,
Fe, Ni, CO के बाद आता ना, और कॉपर। ठीक है, ध्यान से देखना। इनके मेटाबोरेट के कलर याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। मेटाबोरेट्स ऑफ, ठीक है, इन मेटल के मेटाबोरेट, जैसे CuBO2 होल ट्वाइस, NiBO2 होल ट्वाइस, COBO2 होल ट्वाइस, इस टाइप से, है ना। मेटाबोरेट के कलर याद करने की ट्रिक क्या है? इसका है बेटा ग्रीन कलर, इसका है पिंक, इसका होता है ग्रीन, इसका होता है ब्लू, इसका होता है ब्राउन, और इसका होता है ब्लू। ठीक है, अब आपको जो याद करके जाना है कलर, वो ऐसे याद करके जाना। G का मतलब गोपाल, P मतलब प्रसाद, गोपाल प्रसाद। G मतलब गुप्ता, गोपाल प्रसाद गुप्ता की बड़ी बर्बाद बीवी। इस तरीके से याद कर लेना, गोपाल प्रसाद गुप्ता की बड़ी बर्बाद बीवी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कलर ऑफ मेटाबोरेट। अब ये कलर वेरी भी कर सकते हैं, हॉट बीड में अलग, कोल्ड बीड में अलग, है ना। वो जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तब डिटेल में हम पढ़ेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ जेई एडवांस। अभी आपको जेई मेन पर्पस से ये ध्यान रखना, जिनमें से कॉपर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। चलें आगे। तो ये कहानी थी बेटा बोरेक्स बीड टेस्ट की। ठीक है, बोरेक्स बीड टेस्ट जो होता है ना, ग्लासी बीड होती है। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं, इस मिक्सचर को ग्लासी बीड। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं ग्लासी बीड। ठीक है, ग्लासी बीड। अरे आप लोगों ने कंचे वगैरह तो देखे होंगे ना बचपन में, लाल कलर के कंचे, ब्लू कलर के, येलो कलर के, कभी देखे हो तो, है ना। नहीं तो आजकल तो क्या है, गूगल कर लेना कंचे का कलर। तो वही उसमें ही जो यूज करते हैं ना, जो कलर वगैरह, वो बोरेक्स बीड टेस्ट ही होता है एक तरीके से, है ना। चलें आगे। चलो तो बेटा ये कहानी थी अपनी किसकी, डी ब्लॉक की, है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ज्यादा चीजें इसमें थ्योरेटिकल हैं, तो एक बार रीड करना पड़ेगा। मैंने एक्सेप्शन वगैरह बता दिया आपको, ट्रिक्स भी बता दी किस तरीके से याद करोगे आप, है ना। ये सब एनसीईआरटी के डेटा से मैंने लिया है, कोई अलग बुक से नहीं लिया मैंने, एनसीईआरटी से लिया है। हो सकता है किसी बुक में वेरी करे डेटा, लेकिन हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। मैंने तो एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग ही अपना ये सब बना रखा है मामला, है ना। ये मैग्नेटिक नेचर वगैरह, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सब रीड करने वाले हैं। एक बार रीड कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये सब रीड करने वाले हैं, ये रीड करने वाला है। बस जो ध्यान देना है आपको यहां से, KMnO4 बेटा बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, डिटेल में मैंने सारी रिएक्शन समझा दी आपको इसकी, है ना। KMnO4 के एन फैक्टर वगैरह, ठीक है, फिजिकल में भी काम आएगा इसका, एन फैक्टर वगैरह का, टाइट्रेशन का सवाल अगर आ गया तो। ठीक है, इस टाइप से। ये K2Cr2O7 हो गया, ये KMnO4 और K2Cr2O7 बेटा बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया। ये जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये अच्छे से रीड कर लेना आप, है ना। देखो 3 चीजें आपको मेन फोकस रखनी है इस पे, KMnO4, K2Cr2O7 और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस इतना आप कर ले जाओगे, काफी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। बाकी पढ़ना तो खैर पूरा ही है, लेकिन अगर आप उनमें से भी कुछ छोड़ना चाहते हो, समय कम है आपके पास, तो आप KMnO4, K2Cr2O7 पढ़ ले जाओ, ठीक है, और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ ले जाओ। ठीक, चलें आगे। चलो बेटा, तो जाते आते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, जो बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी, हम कहना चाह रहे थे आपसे। आप यहां तक पहुंचे और टिके रहे, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप हमारे साथ यहां तक पहुंच गए। अगर सच में आप यहां तक हमारे साथ पहुंच गए विदाउट एनी ब्रेक, तो मतलब आप सही जा रहे हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, चारों में से फोड़ देंगे किसी ना किसी अटेम्प्ट में तो अपन। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।